गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो नेक्स्ट क्लास में अपनों ने चैप्टर 34 स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण क्या होता है। देखो आज हम उन्हीं सेक्शंस को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हुए इसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, कारावास के बारे में बात करता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को कारावास की पनिशमेंट दी जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन हमें कैसे करवाना है। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सेक्शंस बताया था जिसमें प्री के भी क्वेश्चन थे, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी थे, प्लस 2 या 3 नंबर का मेंस का क्वेश्चन भी था। ठीक है, आज भी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा सेक्शन किस पर्पस के लिए हमें पढ़ना है। देखो लास्ट क्लास में अपनों ने डिस्कस किया था कि 453 जिसमें मैंने बात की थी धारा 409 के तहत पारित आदेश का निष्पादन। अब देखो जब हाई कोर्ट के पास अपनों ने सेशन कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट की कंफर्मेशन के लिए भेजा था, तब हाई कोर्ट के पास पावर होती है या तो उसको पुष्ट कर दे, कंफर्म कर दे, या बातिल कर दे, शून्य कर दे। ये पावर किसकी होती है? हाई कोर्ट की होती है। तो अब इसमें क्या कहा कि जब डेथ पनिशमेंट की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट के पास प्रस्तुत किया जाता है मामला, तो सेशन कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट के पुष्टिकरण आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होने पर वो क्या करेगा? ऐसे आदेश को कंटिन्यू करेगा। मतलब कि भले ही पनिशमेंट सेशन कोर्ट दे रहा है डेथ पनिशमेंट, बट जैसा हाई कोर्ट बताएगा वैसा ही सेशन कोर्ट को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात की गई है धारा 409 की, तो 409 हमें बताता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस डेथ पनिशमेंट को कंफर्म करे या फिर उसको बातिल करे, मतलब शून्य करे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 454, हाई कोर्ट द्वारा पारित डेथ की पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन। अब जैसे हाई कोर्ट के पास हम डेथ पनिशमेंट को लेकर गए तो हाई कोर्ट हमें जैसा बताएगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्डर को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब सेशन कोर्ट ने जो एक बार ऑर्डर दे दिया, सेशन कोर्ट उसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक कि हाई कोर्ट की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। अगर हाई कोर्ट उस पनिशमेंट से मना कर देता है तो अब सेशन कोर्ट उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामलों में डेथ की पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को स्थगित करना। मतलब कि यहाँ पर इस सेक्शन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल बताए थे। एक बताया था आर्टिकल 134, एक बताया था 132 और एक बताया था 136। ये तीनों ही आर्टिकल हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन की याचिका भी दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक जो अपील का टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता, या जो आप आवेदन करने का टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता, या फिर अगर कोई अपील या आवेदन कर दी गई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यह हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 455 में। अगर इन सेक्शंस को डिटेल में देखना है तो लास्ट का लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने हर एक लाइन हर एक पॉइंट आपको इजी तरीके से और एक्सप्लेन किया हुआ है। देन बात करते हैं 456, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर किसी फीमेल को डेथ पनिशमेंट दी जाती है उस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर उसकी डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और ये कम करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट क्या करेगा? एक फीमेल की डेथ पनिशमेंट को कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं? जब वो फीमेल क्या हो? प्रेग्नेंट हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 457, कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। अब देखो यहाँ पर हमारा एक प्री का क्वेश्चन है कि भाई किसी एक्यूज्ड को कौन सी जगह पर रखना है, किसी आरोपी को कौन सी जगह पर रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन नियत करता है? तो प्री का क्वेश्चन लिख लो, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति एरो करके लिखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब जिस स्टेट का मैटर
वही की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में एक्यूज्ड को या कारावासित व्यक्ति को हमें कहां पर रखना है। देखो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा या अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, सुनना, राज्य सरकार ये निर्देश दे सकती है, अंडरलाइन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है कि इस संहिता के तहत कोई कैदी या हिरासत में लिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, अंडरलाइन करो, किस स्थान पर कैद किया जाएगा। तो ये सब कौन डिसाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहां पर हमें उस कैदी को रखना है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2 कि यदि इस संहिता के तहत कैदी या हिरासत में लिए जाने योग्य कोई भी व्यक्ति अगर सिविल जेल में कैद है तो कारावास या कैद का आदेश देने वाला कोर्ट या मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है कि उस व्यक्ति को आपराधिक जेल में भेज दिया जाए। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी कोई सिविल का अपराध कर रखा है, तो ऑलरेडी अगर वो सिविल जेल में है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट ये बताएगा कि भाई उस एक्यूज्ड को सिविल जेल की जगह कहां भेज दिया जाए? क्रिमिनल जेल में भेज दिया जाए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अभी ध्यान से सुनना, प्री का क्वेश्चन आएगा कि जब किसी व्यक्ति को सबसेक्शन 2 के तहत क्रिमिनल जेल में डाल दिया जाता है तो उसे वहां से रिहा होने पर सिविल जेल में वापस भेज दिया जाएगा। अब देखो, क्योंकि वो ऑलरेडी सिविल जेल में था और हमने उसको कहां भेजा? क्रिमिनल जेल में भेजा, तो क्रिमिनल जेल की सजा खत्म होने के बाद हम उसे सिविल जेल में भेज देंगे। जनरल रूल तो ये कहता है, बट आगे एक चीज ध्यान रखना, जब तक कि ऐसा ना हो उसे आपराधिक जेल से हटाए जाने के 3 साल बीत चुके हैं और ऐसी स्थिति में उसे सीपीसी के सेक्शन 58 के तहत सिविल जेल से रिहा किया गया माना जाएगा। क्यों? अब देखो ये कह रहे हैं कि जब हमने उसे सिविल से क्रिमिनल में भेजा और क्रिमिनल जेल में वो 3 साल रहकर आ गया, तो अब हम उसे सिविल जेल में वापस नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि सीपीसी का सेक्शन 58 कहता है कि भाई सिविल मैटर में 3 महीने से ज्यादा तो पनिशमेंट ही नहीं होती है। सिविल मैटर में मैक्सिमम 3 महीने की पनिशमेंट है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो जब वो क्रिमिनल जेल में 3 साल रह चुका है तो अब वो सिविल जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि सिविल मैटर में कहते हैं कि 3 महीने से ज्यादा पनिशमेंट है ही नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर 3 साल या फिर 3 महीने या फिर 2 महीने की कोई पनिशमेंट है तो हम उसे सिविल जेल में वापस भेज देंगे। लेकिन अगर वो ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम क्रिमिनल जेल में रह चुका है तो अब हम सिविल जेल में नहीं भेजेंगे, अब वो सिविल मैटर से रिहा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीसी का सेक्शन 58 हमें ये बताता है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारे लिए 457 वेरी इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं 458, कारावास की सजा का एग्जीक्यूशन। अब देखो, कारावास की जो सजा कोर्ट ने दी है उसका एग्जीक्यूशन हम कैसे करवाएंगे? प्री का क्वेश्चन है कि जहां एक्यूज्ड को सेक्शन 453 द्वारा प्रदान किए गए मामलों के अलावा अन्य मामलों में, अंडरलाइन करेंगे, आजीवन कारावास या किसी अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है और सजा सुनाने वाला कोर्ट उसे तुरंत जेल या अन्य स्थान पर वारंट भेज देगा जहां वह है या जहां किया जाना है। कि जब ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है और उसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट या उससे अधिक की है, तो भाई जो कोर्ट उस मैटर को सुन रहा है वो कोर्ट क्या करेगा? तुरंत उसके लिए ऐसा वारंट निकालेगा और वारंट ऐसी जगह पर भेज देगा जहां पर एक्यूज्ड रहता है। और जब तक कि एक्यूज्ड पहले से ही जेल में या अन्य जगह में कैद नहीं है तो उसे वारंट के साथ ऐसी जेल या ऐसी अन्य जगह पर भेज दिया जाएगा। अगर जेल में है तो भाई उस स्थान में भेज दिया जाएगा, अगर मान लो जेल में है तो हम वो वारंट उस जेलर को भेज देंगे, और अगर वो जेल में नहीं है तो भाई उसको पकड़ के और हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि सिंपल जनरल बात ये है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई वारंट निकला है और वो ऑलरेडी जेल में है तो भाई वो वारंट किसको भेज देंगे? हम जेलर को भेज देंगे। और अगर वो जेल में नहीं है, बाहर खुले में घूम रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? जो वारंट है उस वारंट के बेस पे हम उसे पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। लेकिन परंतु कहता है कि जहां एक्यूज्ड को कोर्ट के उठने तक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो भाई तो जेल में वारंट तैयार करना या अग्रेषित करना आवश्यक नहीं होगा।
और एक्यूज्ड को ऐसे स्थान पर सीमित किया जा सकता है जैसा कि कोर्ट डायरेक्शन दे। मतलब एक्यूज्ड को कोई ऐसी मेजर पनिशमेंट नहीं मिली है, मान लो 5 घंटे की पनिशमेंट मिली है, 6 घंटे की पनिशमेंट मिली है, तो पहली बात हम उसके लिए वारंट रेडी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हम उसे किसी ऐसे स्थान पर भी नहीं भेजेंगे, और अगर वहां पर जिस कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें उस स्थान में उसको रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, जहां सबसेक्शन 1 में उल्लेखित कारावास की सजा सुनाई जाने पर एक्यूज्ड अदालत में मौजूद ही नहीं है। मतलब जब हम एक्यूज को पनिशमेंट दे रहे हैं उस टाइम पे वो कोर्ट में नहीं है, तो कोर्ट उसे जेल या अन्य स्थान पर भेजने के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगी, जिसमें उसे कैद किया जाना है, और ऐसे मामलों में सजा या उसकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होगी कि जब कोर्ट उस एक्यूज को पनिशमेंट सुना रहा है उस टाइम पे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भाई कोर्ट उसके लिए वारंट जारी करेगी, और उस वारंट के बेस पे उसे पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा, और जिस तारीख से वो जेल में डाला जाएगा उस तारीख से उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की टाइम पीरियड है वो काउंट होगा। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 459, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देश। वैसे देखो हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू का ही क्वेश्चन है, टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, कोई मेंस का ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्जीक्यूशन के लिए वारंट का निर्देश। कारावास की सजा के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जेल या अन्य स्थान के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जहां कैदी है या फिर कैद किया जाना है। तो वारंट का निर्देशन या डायरेक्शन हम किसको करेंगे, तो इन्होंने कहा निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन हम उस जेल के या अन्य स्थान के भार साधक अधिकारी को करेंगे जहां पर वो कैद है या कैद किया जाना है। और आज का लास्ट सेक्शन कहता है वारंट किसके पास निर्दिष्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा प्री का क्वेश्चन है कि जब कैदी को जेल में बंद करना हो तो वारंट किसको भेजेंगे, जेलर के पास निर्देशित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्री का क्वेश्चन नोट करो कि वारंट किसको सौंपा जाएगा, तो लिखो वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। प्री का क्वेश्चन सिंपल लिख लो, वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। तो ये हमारे चैप्टर 34 के 2 पार्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला पार्ट था हमारा पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट का, और दूसरा पार्ट था हमारा कारावास का। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बात करता है जुर्माने का उद्ग्रहण। अगर अब हमें जुर्माने का उद्ग्रहण करना है, मतलब हमें उसे कलेक्ट करना है, लेना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर 34 के 2 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं, आगे के 3 पार्ट्स हैं वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अपना एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है जिसमें हम बीएसए कंप्लीट कर चुके हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर आज की डेट में 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम वहां पे कंप्लीट मिल जाएंगे। कंप्लीट 20 या 22 लेक्चर्स हैं। बीएनएस के लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हम एमसीक्यूज किए हुए हैं। बीएनएसएस के लेक्चर्स मिलेंगे जहां पर हमने एमसीक्यूज किए हैं। कुछ मेंस के आंसर राइटिंग और कुछ मेंस की स्ट्रेटेजिक वीडियोस भी मैंने वहां डाल रखी है। तो 59 रुपीज में इतना कुछ आपको वहां मिल जाएगा। और इसी 59 रुपीज में हम वहां पे सीपीसी कर रहे हैं जिसमें 3 या 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और आज हम सेक्शन 3 से डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेक्शन 2 तक कवर कर चुके हैं। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और इतना सारा बेनिफिट आप घर बैठ के उठा सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अपने यूट्यूब पे 749 रुपए का एक YouTube की मेंबरशिप में जुडिशरी बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम जुडिशरीज को फोकस करते हुए, सभी स्टेट की जुडिशरी को फोकस करते हुए जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है वहां पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट उस मेंबरशिप को भी आप बाय कर सकते हैं जिसके लेक्चर्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज के लिए धन्यवाद।